नमस्कार। देखिए, कहते हैं वक्त सबका आता है, उसका भी था। वो महाराजाओं वाली जिंदगी जीता था। हर एक चीज जैसे उसकी मुट्ठी में थी। एक ही दिन में करोड़ों रुपए सिर्फ एक पार्टी में लुटा देता था। अपने लिए पर्सनल बोइंग 727 रखता था। वो हर एक चीज जो आम आदमी के लिए सिर्फ एक सपना हो सकती थी, उसके लिए पलक झपकते हाजिर हो जाती थी। लोगों ने तो महाराजा कहना भी शुरू कर दिया था। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े शराब कारोबारी की है। वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि उसका नाम देश के सबसे बड़े भगोड़े के रूप में अब जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक, शराब कारोबारी विजय माल्या की, जिस पर भारतीय बैंकों से किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज का भुगतान न करने का आरोप है और रातों रात भारत छोड़कर ब्रिटेन में 2016 से रह रहा है। आज हम चर्चा एक बार फिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विजय माल्या ने भारत लौटने की इच्छा एक बार फिर जताई है एक पॉडकास्ट में। इस भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने सरकार के सामने एक शर्त भी रखी है। वो एक के बाद एक कानूनी लड़ाई हारते जा रहे हैं और पहले ब्रिटेन हाई कोर्ट में केस हार चुके थे और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जो अर्जी खारिज हुई है, अब अपील वो वहां भी नहीं कर सकते। तो किसी भी समय ब्रिटेन की अदालत से माल्या को भारत भेजने का आदेश दिया जा सकता है। माल्या जो लंबे समय से कानून की आड़ में लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, ये उनके लिए बड़ा झटका है। यही कारण है कि माल्या ने 9 साल बाद राज शमानी के एक पॉडकास्ट में लंबी बातचीत की और कई बार भावुक भी हुए। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के केस में देश छोड़कर लंदन में बैठे माल्या को लाने की तैयारी अब होगी। आज ये भी जानते हैं कि आखिर कौन है ये विजय माल्या, इतना बड़ा कारोबारी कैसे बना। कहते हैं कुछ लोग अपनी किस्मत धन दौलत मुट्ठी में लेकर पैदा होते हैं। बस ऐसी ही कुछ कहानी विजय माल्या की है। दरअसल 1955 में जन्मे विजय माल्या ने अपने जीवन में चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा देखा। जब लोग चवन्नी अठन्नी के लिए लड़ते थे, लड़ाई करते थे आपस में भाई बहन, तब वे नोटों के ढेर में बैठते थे। उसके पिता विट्ठल माल्या के पास पैसों के पहाड़ थे, कोई कमी नहीं थी, क्योंकि भारत की ज्यादातर शराब कंपनियों पर उनका ही होल्ड था। लेकिन वो लाइमलाइट से दूर रहते थे, क्योंकि भारत में शराब पीना और बेचना दोनों बुरा माना जाता है। उन्हें पता था कि एक सभ्य समाज में शराब के लिए कोई जगह नहीं है। विजय उनके इकलौते बेटे थे। जब बच्चे कंचे खेल रहे होते थे, तब रिमोट वाली कार से विजय माल्या खेलते थे। इसी बीच उम्र के उस पड़ाव में विजय माल्या पहुंच गए जहां कारों के शौक को महंगी महंगी कारों में उन्होंने सड़कों पर दौड़ाना शुरू कर दिया। बताते हैं 250 के लगभग गाड़ियां थीं और 200 घोड़े उनके अस्तबल में बंधे होते थे। पिता को यह सब पसंद नहीं था। लाख समझाने के बावजूद जवानी के जोश में विजय माल्या ने कभी ध्यान ही नहीं दिया और एक दिन हार्ट अटैक से उनके पिता का निधन हो जाता है। यह विजय माल्या के लिए सबसे बड़ा झटका था जीवन का। और इस तरह से मात्र 28 साल की उम्र में विजय माल्या पर पूरे कारोबार की जिम्मेदारी आ जाती है। विजय माल्या की लाइफस्टाइल के बारे में जो लोग भी जानते थे, उनका मानना था कि विजय माल्या कारोबार नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन सभी के अनुमान को गलत साबित करते हुए उसने किंगफिशर ने ही विजय माल्या की कहानी को कामयाबी की राह में दौड़ाया। बेंगलोर शहर को अपना सबसे पहला टारगेट बनाया विजय माल्या ने, क्योंकि यही वो शहर है जहां सबसे पहले पब कल्चर की शुरुआत हुई। आईटी की जनरेशन बेंगलोर पहुंची और बेंगलोर में यंगस्टर्स की भीड़ पहुंची और 10 से 12 घंटे की हेक्टिक लाइफ जीने के बाद अपने घरों से दूर यंगस्टर्स को पब जाना ज्यादा लुभाने लगा। यहाँ के साफ सुथरे लग्जीरियस माहौल में पढ़ी लिखी लड़कियां भी जाने से हिचकिचाती नहीं थी। एक पब से धीरे धीरे यहाँ पब की संख्या 50 तक पहुंच गई। जितने पब खुल रहे थे, उतनी ही किंगफिशर बिक रही थी। लोग बियर नहीं, अब सीधा नाम लेकर मांगते थे। कई राजनेताओं और संगठनों ने इसके खिलाफ विरोध भी किया, कई बार प्रदर्शन भी किए, पर कहते हैं ना कि पैसा बोलता है। पैसे के आगे किसी की ना चली और ना माल्या ने कभी इस बात की परवाह की कि जनरेशन को वो किस तरह से बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि ये वो समय था जब लोग उसे महाराजा कहते थे। लोग रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया बुलाते थे। मर्सिडीज, BMW जैसी उसकी पसंदीदा गाड़ियां हुआ करती थी। लेकिन समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
शराब के बढ़ते कल्चर से और युवा पीढ़ी के नशे में डूबने से पेरेंट्स तो परेशान थे ही, सरकार की भी बड़ी किरकिरी होने लगी थी। महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही थी। सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा। ये वो समय था जब माल्या का किंगफिशर पूरे शबाब पर था और माल्या का पूरा फोकस भी किंगफिशर पर था। और सरकार ने विज्ञापन तक में इसके बाद बैन लगा दिया जब विरोध शुरू हुआ, क्योंकि इस कदर विरोध बढ़ गया था कि सरकार को एक्शन लेना पड़ा। इसके बाद मार्केट में किंगफिशर मिनरल वाटर के तौर पर आने लगी और किंगफिशर सोडा वाटर भी मार्केट में उतारा गया। इनकी आड़ में किंगफिशर को जिंदा रखने के लिए ये काम किया गया। हर छोटे बड़े इवेंट को पैसा देकर किंगफिशर खरीद लेता था। विजय माल्या हर इवेंट को खरीद लेता था और अपना कारोबार इसी तरह से चला रहा था। क्रिकेट और सिनेमा में उसकी खासी दिलचस्पी थी और क्रिकेट और सिनेमा जैसी हर इवेंट में उसने अच्छी पकड़ बना ली थी। बॉलीवुड की अभिनेत्रियों और देश के टॉप मॉडल्स के साथ कैलेंडर लॉन्च किया तो क्रिकेट के मैदान में भी किंगफिशर का नाम चाहे जहां दिखाई पड़ जाता था। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उसके पास ना हो। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं था जो वो करवा ना सकता हो। उसके पास जब अथाह पैसा हो गया तो उसे पॉलिटिक्स के उस पावर की याद आने लगी जिसे वो चाहता था। उसे भी इस बात की परवाह थी कि उसे सभ्य समाज में अच्छी नज़रों से देखा जाए, ठीक उसके पिता की तरह। और इसीलिए वो पॉलिटिक्स में आकर अपनी छवि सुधारना चाहता था। इसी बीच उसने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या की 18वीं बर्थडे मनाई और किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। इसका एक ग्रैंड फंक्शन किया गया। ये किंगफिशर एयरलाइंस बाकी एयरलाइंस से बिल्कुल अलग थी। इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन इसके लॉन्चिंग में किया गया कि जिसकी चमक और धमक पूरी दुनिया ने देखी। हवाई सफ़र का तरीका ही एयरलाइंस ने बदल दिया। एयरलाइंस पर पैसा पानी की तरह इसलिए भी बहा रहा था माल्या क्योंकि अच्छी सुविधा भी दे रहा था। अब शराब के अलावा उसका एयरलाइंस का भी एक बिजनेस था। ए क्लास सर्विस, बेहतरीन सुविधा के साथ साथ इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन भारत में उस समय ऐसी लग्जीरियस लाइफ लेने के आनंद लेने वाले कुछ चंद लोग ही थे। तो विजय माल्या को पहले 18 महीने में किंगफिशर एयरलाइंस को 347 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। विजय माल्या के लिए यह मामूली रकम थी। विजय माल्या को इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने की बेहद जल्दी भी पड़ी थी ताकि वो अपनी धाक विदेशों में भी जमा सके। लेकिन कुछ सरकारी नियमों की पूर्ति ना हो पाने की वजह से उसे एक और एयरलाइंस लानी पड़ी। डेक्कन एयरलाइंस उसने लॉन्च की। माल्या का फंडा यह था कि बैंक से लोन लो, एयरलाइंस में लगा दो, रिटर्न आए तो लोन चुका दो। लेकिन यह जितना सीधा लग रहा था उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। तो पूरा का पूरा दारोमदार रिटर्न पर ही निर्भर था, यानी जितना पैसा वापस आएगा उससे ही लोन चुकाया जाएगा। इधर माल्या की महत्वाकांक्षाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। आईपीएल में क्रिकेट टीम खरीद ली, फॉर्मूला 1 रेस में भी पैसा लगा दिया। किंगफिशर धीरे धीरे घाटे में चलती चली जा रही थी क्योंकि वो पूरी तरह से लोन में थी। कर्ज में वो डूबती चली गई। तभी अमेरिका में मंदी आई और मंदी में सारे कारोबार ठप हो गए। मंदी ने कारोबार को पूरी तरह से बैठा दिया क्योंकि लोगों ने सफर का आनंद लेना बंद कर दिया। लोगों के पास पैसा नहीं था। उसने ये भी बताया कि ये एयरलाइंस तो लोन, तभी एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये एयरलाइंस तो लोन के पैसों से चल रही है। विजय माल्या ने भी आईडीबीआई को पूरे झूठे कागजात दिखाए और एक बड़ा लोन उठाया। धीरे धीरे कंपनी के दिवालिया होने की खबर आने लगी। 900 का स्टाफ था जिनकी 6 माह की सैलरी नहीं मिली थी। इतना पैसा होने के बावजूद भी मात्र 900 लोगों को वो 6 माह की सैलरी नहीं दे पा रहा था। ऐसा नहीं था कि विजय माल्या के पास पैसा नहीं था। उसी समय माल्या ने फॉर्मूला 1 रेस में पैसे लगा दिए। माल्या की लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। माल्या ने 17 बैंकों से 9,000 करोड़ का लोन लिया था। लोन वापस न कर पाने पर बैंकों से माल्या के खिलाफ केस किया गया। बैंक जानते थे कि माल्या के पास पैसा होते हुए भी वो लोन चुका नहीं पा रहा, जबकि उसे यह भी पता था कि उसकी एयरलाइंस पूरी तरह से डूब रही है। सारा पैसा उसने अपनी लाइफस्टाइल में खर्च किया। इसके बावजूद उसने अपने बर्थडे पर, उसने खुद का भी बर्थडे मनाया और अपने बर्थडे पर करोड़ों रुपए खर्च किए। ये देखकर स्टाफ के लोगों को और भी नाराजगी हुई, दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई और यहीं से मामले ने तूल पकड़ा। माल्या के खिलाफ लीगल कार्रवाई शुरू की गई।
विजय माल्या साल 2016 मार्च में भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया लेकर देश छोड़कर लंदन भाग गया। माल्या पर 17 बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। माल्या का पासपोर्ट कैंसिल किया गया और यूके में प्रत्यर्पण के लिए अर्जी डाली गई। 17 बैंकों ने उसके खिलाफ किंगफिशर को करोड़ों का लोन दिया था, लेकिन साल 2012 के अंत में इन कर्जों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित कर दिया गया, जिसके बाद साल 2019 में विजय माल्या को लोन डिफॉल्टर और बैंक फ्रॉड के मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। अब जब विजय माल्या के भारत लौटने की सुगबुगाहट तेज है, ब्रिटेन की कोर्ट से अर्जी खारिज हो चुकी है। ब्रिटेन की अदालत ने फैसला सुनाया है कि 28 दिन के भीतर माल्या को ले जाया जा सकता है। तो सारी की सारी संपत्ति इसकी पहले ही ईडी सीज कर चुकी है भारत में। अब माल्या ने राज शमानी के पॉडकास्ट में शर्त रखते हुए कहा है कि मुझे भारत में निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जीवन का भरोसा मिले तो मैं इस पर गंभीरता से सोचूंगा। माल्या ने कहा है कि मुझे भगोड़ा बोल सकते हो, लेकिन कोई चोर मत बोलो। उन्होंने कहा वो भागे नहीं थे, बल्कि पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार भारत से बाहर गए थे। इधर अरुण जेटली का नाम लेकर देश की सियासत में भी हलचल ला दी। तो 17 बैंकों के साथ फ्रॉड, 2 बीवियां, 1 लिव इन पार्टनर और माल्या के तमाम स्कैंडल, आलीशान लाइफ से लेकर अदालतों के चक्कर तक की यही है पूरी कहानी जिसने माल्या को भगोड़ा बना दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।